संभागीय आयुक्त की भी जब नहीं सुनते हैं पुलिस विभाग वाले, तो क्या आम जनता की क्या सुनेंगे। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में जब पुलिस वाले अपने बड़े अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों की बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, तो एक आम पीड़ित के दर्द को पुलिस वाले कैसे समझेंगे। हम बात कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर के अंदर संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा जारी एक पत्र की। मामला इस प्रकार का है कि अजमेर में रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में हजारों निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक सीनियर सिटीजन महिला जिनकी उम्र 75 के पार है और उनकी बेटी जो कि दिव्यांग है, चलने फिरने के अंदर भी असमर्थ है, इन लोगों द्वारा अपने जीवन भर की जमा पूंजी जो है रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जमा करवा दी और जो राशि करीब 25 लाख रुपए के आसपास की है। एक सीनियर सिटीजन महिला, उनकी एक दिव्यांग पुत्री जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं, जो अपने घर से पैदल निकलकर बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। जब उनके साथ छल हुआ, उनके साथ षड्यंत्र हुआ, उनके साथ धोखा हुआ और उनके जीवन भर की जमा पूंजी को जब उन्होंने रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया, तो उनकी जमा राशि को उनको जब भुगतान नहीं हुआ, तो इस बाबत उन्होंने असमर्थ होते हुए भी रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर ढेरों चक्कर लगाए और ढेरों चक्कर लगाने के बाद भी जब उनको राशि का भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर को एक पत्र लिखा, एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में लिखा कि हमारे साथ विभिन्न प्रकार से धोखाधड़ी कार्य की गई है। मैं सीनियर सिटीजन महिला हूं, मेरी पुत्री दिव्यांग है, हमारे घर में कोई सहारा नहीं है, तो मैं कोर्टों के चक्कर काटने में असमर्थ हूं। पुलिस थाना मदनगंज को आदेश दिया जाए कि एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें। उस रिपोर्ट की कॉपी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को भी भेजी गई, आईजी साहब को भी भेजी गई, सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस भी भेजी गई, केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार को भी भेजी गई और संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भी भेजी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट पर यदि संज्ञान लिया तो केवल और केवल संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा लिया गया। एसपी साहब ने तो मार्क करके भेज दिया कि कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस थाना मदनगंज के अंदर रिपोर्ट गई। पुलिस थाना मदनगंज द्वारा, जबकि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश की नजीर के अंतर्गत उन्हें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने पीड़ित के बयान ले लिए, डॉक्यूमेंट ले लिए, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा इस मामले में 29 जुलाई 2021 को जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी अजमेर को एक पत्र जारी किया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, इस मामले में प्रकरण दर्ज किया जाए। इसके बावजूद पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की। उनके द्वारा यह कहा गया कि इनके खिलाफ पहले से जो एफआईआर दर्ज है, इस फाइल को उनके अंदर मर्ज कर दिया गया है। आप कौन होते हैं मर्ज करने वाले? कौन सा अधिकार आपको दिया जाता है? हर एफआईआर का नेचर अलग होता है, हर एफआईआर की धाराएं अलग होती है, हर एफआईआर का कंटेंट्स अलग होता है। इस एफआईआर के अंदर जो पीड़ित है, उस पीड़ित ने अपने सीनियर सिटीजन होने का हवाला दिया, उसने अपनी पुत्री को दिव्यांग होने का हवाला दिया। उसने बताया कि मैं असमर्थ हूं पुलिस थानों के चक्कर काटने में, इस मामले के अंदर हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन पुलिस थाना मदनगंज के पुलिस अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हमारे द्वारा हमारे लेटर पैड पर दिनांक 23/10/2021 को श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, आईजी साहब और वहां के एसपी साहब को लेटर जारी किया गया और उनको बताया गया कि जिन
पीड़ितों ने आपको रिपोर्ट दी है वह सीनियर सिटीजन महिला है और उनकी दिव्यांग पुत्री है जो पुलिस थानों के चक्कर काटने में असमर्थ है। इस संदर्भ में जो पीड़िता को अपने पत्र भी जारी किया है उस संदर्भ में भी पीड़िता को कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले के अंदर जब हमने लेटर जारी किया तो उस लेटर की एक कॉपी संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा हमें भेजी गई। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर का कि वो पत्रों का रिप्लाई देना भी वह कार्यालय जानता है। उस कार्यालय द्वारा लिखा गया कि श्री नरेंद्र कुमार जोशी एडवोकेट 452 लोढ़ा कॉम्प्लेक्स द्वारा एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के मैटर में आपने क्या कार्रवाई की गई है इस संदर्भ में हमने पहले भी आपको पत्र जारी किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। यह पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को संभागीय आयुक्त कार्यालय से जारी करके रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपने इस मैटर में अब तक क्या कार्रवाई की है, आप रिपोर्ट दे। लेकिन 29 जुलाई 2021 को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा जारी इस पत्र का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, उनके कार्यालय द्वारा या पुलिस थाना मदनगंज द्वारा कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। जब किसी संभागीय आयुक्त जो कि बहुत बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जारी किए गए कार्यालय पत्र पर भी यदि पुलिस विभाग संज्ञान नहीं लेता है, वह उस मैटर में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो सोचना लाजमी हो जाता है कि आरोपी जब कोई बड़े पद या प्रभाव में हो या उनके रिलेटिव या उनके सहकर्मी या उनके घर परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति किसी बड़े पद पर नियुक्त हो तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं हो। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए समस्त लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने जो शब्द अभी इस्तेमाल किए वह शब्द क्यों इस्तेमाल किए। पद और प्रभाव में अगर देखा जाए तो रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ढेरों एफआईआर दर्ज है जिनका रिकॉर्ड अभी मेरे पास मौजूद है। पुलिस थाना गुलाबपुरा के अंदर एफआईआर दर्ज है, कोतवाली थाना अजमेर के अंदर एफआईआर दर्ज है, कोतवाली थाना भीलवाड़ा के अंदर एफआईआर दर्ज है और भी कई पुलिस थानों पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा के अलावा आज तक मेरी नजर के अंदर किसी पुलिस थाने द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। अब हम इस मामले के अंदर आरटीआई के द्वारा दूसरे अन्य माध्यमों से हम पुलिस विभाग से यह जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि क्यों पुलिस थाना मदनगंज द्वारा अभी तक इस मामले में सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। मैं पुलिस अधिकारियों को यह बताना चाहता हूं कि जब किसी मैटर में यदि आपके द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के प्रावधान संविधान के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारा मकसद केवल और केवल एक रहता है कि पीड़ितों को इंसाफ मिले। हम पुलिस थाना मदनगंज से, हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर से, जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के साथ साथ संभागीय आयुक्त महोदय से एक बार फिर से निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और अभी हाल ही में हम इनके खिलाफ इनके लिए एक और पत्र जारी करेंगे और जिसमें हम निवेदन करेंगे आला कमान पुलिस विभाग से, आला कमान प्रशासनिक अधिकारियों से कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित होकर आपके पास आता है और वह जब अपनी एफआईआर, अपनी रिपोर्ट आपको देता है तो आपको चाहिए कि उस रिपोर्ट पे आप त्वरित कार्रवाई करें और सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत 90 दिन के अंदर इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश करें और आरोपियों की गिरफ्तारी करें, चाहे वह आरोपी किसी भी बड़े पद या प्रभाव से हो या उनके परिवारजन कितने भी बड़े पद पर नियुक्त हो, उससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते हैं कि जब आरोपी का पद बड़ा हो, उसका प्रभाव बड़ा हो, वह पैसे वाला हो और उससे जुड़े हुए लोग यदि किसी बड़े पद पर आसीन हो तो पीड़ितों को इंसाफ मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। क्योंकि जब लगातार किसी मामले के पीछे पड़ा जाए तो बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा अधिकारी या बड़े से बड़ा स्टार भी क्यों ना हो, वह कानून से नहीं बच पाया है। क्योंकि कानून के आगे, कानून प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आगे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वह बोना ही साबित होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अजमेर पुलिस प्रशासन से
अजमेर प्रशासनिक व्यवस्था से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह दिव्यांग महिला जिनका नाम अलका मालपानी है, वह सीनियर सिटीजन महिला जिनका नाम ललिता मालपानी है और जिनकी उम्र 76 वर्ष की है, अगर उन पीड़ितों को पुलिस प्रशासन घर बैठे इंसाफ नहीं दे पाता है तो बंद कर देनी चाहिए ऐसी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को। आप ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से भी बच सकते हैं कि उन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, उन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। हर एफआईआर का कंटेंट्स अलग होता है और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने लिए अलग से प्रकरण दर्ज करा सके, एफआईआर दर्ज करा सके, उसे मर्ज किया जाए। यह सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने कोई एफआईआर 420, 406 में दर्ज की होगी। मेरे पास जितनी भी एफआईआर है उन एफआईआर के अंदर अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग कंटेंट्स है, हर व्यक्ति की पीड़ा अलग है, उसको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं पुलिस प्रशासन से कि इस मामले पे संज्ञान लें, क्योंकि इस मामले पे हमने अगर संज्ञान लेना शुरू किया तो निश्चित रूप से उन पुलिस अधिकारियों पर भारी कानूनी कार्रवाइयां होगी जिन्होंने अभी तक इन मामले को दबा के रखा हुआ है। और रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में हमारी जितनी भी स्टडी है वह हम अगले वीडियो में जरूर पोस्ट करेंगे। यदि आप रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टर है, कर्मचारी है, एडवाइजर है और यदि आपका पैसा भी रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उलझा हुआ है तो अब हम आपके सामने उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उनकी ब्रीफ स्टोरी, इस मामले में कौन कौन इंसान जुड़ा हुआ है और किस किस रूप से वह कानूनी कार्रवाइयों से बचा हुआ है, उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। अगर जुड़े हुए हैं रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अजमेर के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला अपडेट बहुत जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें अभी तक की तमाम एफआईआर पर जो कार्रवाई हुई है उसका फॉलोअप हमारे द्वारा आरटीआई के माध्यम से लिया जा रहा है और उस फॉलोअप को हम आम जनता के सामने पेश करेंगे ताकि जनता अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो, पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर हो और किसी पीड़ित के साथ नाइंसाफी न हो, ये जरूर हो सके। यदि आप रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है तो हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस मैसेज को शेयर कीजिए जो आपके निवेशकों का बना हुआ है, हर निवेशक तक इस आवाज को पहुंचाइए। और यदि अजमेर के अंदर यदि किसी पीड़ित के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम आवाज बुलंद जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।